आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी नेचर के बारे में पढ़ा था। अब है कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन थे पहले एक टाइप के थे, लेकिन जब बाद में देखा गया कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जिसके अंदर बम्बार्डमेंट अगर कराई जाए तो वो एक्साइट होते थे, वो अकर होते थे, खुद ब खुद वो अकर नहीं होते। जी जी, हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो एक तरह के नहीं हैं, उनकी नेचर डिफरेंट है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से हैं। एक तो है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म की बेस्ड पे, ऐसे रिएक्शन जो अपने मैकेनिज्म की बेस पे अकर करेंगे, वेरी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर एक पार्टिकल बहुत बड़ा यूरेनियम का है, तो उसके अंदर एनर्जी चेंजेस और होंगी। मतलब वो किसी के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा, किसी को कोलाइड कराया जाएगा तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक लाइट रिएक्शंस है, लाइटर न्यूक्लियाई है, जैसे हो गया हमारे पास आयरन का या कार्बन का या एल्यूमिनियम का, वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कुछ और तरह से बिहेवियर शो करेगा। कुछ रिएक्शन ऐसे होते थे जिनमें एनर्जी बढ़ जाती थी, कुछ रिएक्शन ऐसे होते थे जिनमें एनर्जी कम होती जाती थी, कुछ रिएक्शन ऐसे थे जिनमें एनर्जी ओवरऑल क्या रहती थी, सेम। तो ये सारे रिएक्शंस जो थे ये रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बेस करते थे। सेकेंड टाइप ऑफ ये है रिएक्शन बेस्ड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। कुछ रिएक्शन ऐसे थे जो खुद ब खुद अकर नहीं होते थे, उनको अकर कराना पड़ता था, उनके ऊपर किसी चीज़ की बम्बार्डमेंट करानी पड़ती थी, कोई पार्टिकल उनके ऊपर कोलाइड कराना पड़ता था जिसकी वजह से वो रिएक्शन होते थे। अब इन दो को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले वाले को रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, दूसरे को फिर हम कल पढ़ेंगे। रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये काफ़ी सारे हैं हमारे पास, कम से कम ये 8-10 हैं। इनमें सबसे पहला है इलास्टिक स्कैटरिंग। बिल्कुल हमने इनकी शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस पढ़नी है, डिटेल में हमने नहीं जाना। इलास्टिक कोलियन कोई बता सकता है, अगर किसी ने एफएससी में पढ़ा हो तो इलास्टिक कोलियन और इन इलास्टिक कोलियन के बारे में बता दे। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलियन के बारे में कोई बताना चाहे। अच्छा, मैं बता दूं। नहीं, ये रीज़न नहीं है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो एनर्जी रहती है सेम, और अगर एनर्जी सेम नहीं रहती तो वो होती है इन इलास्टिक। सेम उसी तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी हैं इलास्टिक स्कैटरिंग वाले। हाँ जी, एनर्जी कंजर्व रहती है, मैटर नहीं, energy will remain same. In elastic collision, incident particle when strike on nucleus target nucleus, it leave nucleus without any energy loss। मतलब ये उस न्यूक्लियस के अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, टकराने के बाद खुद ब खुद वापस चला जाता है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। अब अगर इसकी एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो इसकी दो एग्जांपल हैं। एक है हमारे पास हीलियम। हीलियम, जब इस हीलियम के ऊपर लेड को बम्बार्ड कराया जाए या इन दोनों को कोलाइड कराया जाए, हीलियम और लेड को, तो हमारे पास एक बनता है लेड, लेड का एक आइसोटोप बन जाता है, और दूसरा हमारे पास अगेन हीलियम बन जाता है। तो इस केस में कोई चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टकराने के बाद ये अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें से आइसोटोप्स का चेंज हो जाता है। जो हमारे पास लेड 208 था वो 207 बन सकता है या 209 वाला आइसोटोप बन सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में इस तरह के रिएक्शन में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं होती, यूं कह लें कि इनकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये था हमारे पास पहला इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा है हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में उस इलास्टिक के अपोजिट होगा। दो एटम टकराएंगे, लेकिन टकराने के बाद एनर्जी उनकी सेम नहीं रहेगी, एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, दूसरे की एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट के ऊपर मैं एक प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कराता हूँ। बम्बार्डमेंट कराने से क्या होगा, एल्यूमिनियम क्योंकि एक ट्रांजिशन मेटल है, ये अपने एक एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी।
एक्साइटेड स्टेट में चली जाने के बाद ये क्या करेगी, अपने अंदर से एनर्जी की रेडिएशंस को निकालती रहेगी और ये जो प्रोटॉन था ये एज इट इज़ यहाँ पर वापस आ जाएगा। ये कब होता है, ये हमारे पास होता है, ये रिएक्शन कब होता है, जब आपके पास गैमा रेज की डिके होती थी। हमने गैमा रेज डिके में देखा था कि जब एक पार्टिकल इंसिडेंट होता था किसी के ऊपर, तो वो उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करता था, वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंजेस करता था, उसको एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता था। एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के फ़ौरन बाद वो टूट जाता था और वो अपने वापस इनिशियल प्रोडक्ट में आ जाता था। तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन scattering of the incident particle loses energy when it hits targeted nucleus. The rays of this, the rise of this internal energy is due to the inelastic collision of the nucleus. ये था सेकंड। तीसरा है रेडियो एक्टिव कैप्चर। कैप्चर के नेम से शो हो रहा है कि जो भी चीज़ इंसिडेंट होगी वो उसको पकड़ लेगा। अब ये इसकी एग्जांपल है कि जब हमने ऊपर एक रिएक्शन देखा एल्यूमिनियम वाला। अब ये एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब इसके ऊपर प्रोटॉन को इंसिडेंट कराया जाता है, तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम इस प्रोटॉन को कैप्चर करके एक न्यू आइसोटोप बना देता है जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में होती है, और उस फॉर्म में वो थोड़ी सी देर तक स्टेबल रहता है और वापस क्या हो जाता है, टूट जाता है किसी और एटम में ऑक्सीजन प्लस गैमा रेज में। ये था हमारे पास रेडियो एक्टिव कैप्चर। तो रेडियो एक्टिव कैप्चर के बारे में दोबारा हम इसको रीड करेंगे। रेडियो एक्टिव कैप्चर व्हेन अ टारगेट एटम इज कोलाइडेड विद अ बेस एटम या बेस न्यूक्लियाई, द इमिशन ऑफ gamma rays occur. There is a stage when energy of the system is increased and it is called excited state। और excited state को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ब्रैकेट्स में लिखने के बाद उसके बाहर हम छोटा सा स्टार लगाते हैं इस तरह से। अगर मैं इसके दरमियान हाइड्रोजन लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी टाइम पे ब्लास्ट हो सकता है। ये होती है हमारे पास रेडियो एक्टिव कैप्चर। नंबर 4 पे है हमारा कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जो एक सिंगल स्टेप में नहीं होंगे, दो स्टेप में होंगे। मतलब उनसे पहले एक और प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट फिर टूट के न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। ये कुछ है हमारे पास, जैसे अभी हमने ये देखा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट था ये एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। जो एल्यूमिनियम था ये एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद फिर ये टूटा और इसने अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग दे दिए। तो इनके बारे में इसकी सिंपल डेफिनेशन करनी है। द इंसिडेंट पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूक्लियस टारगेट एंड द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दिस कंपाउंड सिस्टम लिव्स अ वेरी लॉन्ग टाइम from 10 raised to minus 14 and 10 raised to power minus 15 second, and then it suddenly divides into its constituent particles। उसके बाद है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन इज हाई एनर्जी गैमा रेज फोटोन। जब आप किसी एटम के ऊपर हाई एनर्जी फोटोन या एक तरह की यूँ समझ लो कि आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हो, तो लाइट इंसिडेंट करने के दौरान वो अपने अंदर से एक पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल निकालता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन है आपके पास, आप हाइड्रोजन के ऊपर गैमा रेस को डालते हो, एनर्जी डालते हो, तो ये क्या करेगा, जब हाइड्रोजन के ऊपर एनर्जी डालेंगे तो ये वही हाइड्रोजन का आइसोटोप बना देगा एक, और साथ में ये न्यूट्रॉन बनाएगा। ये वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है जो कि हमने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया था। उसके बाद है डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें ना कोई पिकअप रिएक्शन होता है ना कोई स्ट्रिपिंग रिएक्शन होता है। मतलब ये कि आप कभी कभी इंसिडेंट पार्टिकल को जब हम न्यूक्लियस पे कोलाइड कराते हैं तो ना वो किसी चीज़ को पिकअप करता है ना वो किसी चीज़ को लूज करता है, सिंपल क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज कर देता है, अपनी हालत चेंज कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एटम है कोबाल्ट और दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन, आपने इन दोनों को रिएक्शन कराना है, कोबाल्ट और हाइड्रोजन को। तो रिएक्शन करने के बाद ये अपनी अपनी हालत चेंज कर लेंगे, स्टेट चेंज कर लेंगे। कोबाल्ट टूटेगा, आयरन बना देगा, और जो हाइड्रोजन है ये
इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम बना देगा। इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल जो है गैमा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ये इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। इसमें फिर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है पिकअप रिएक्शन, एक होता है स्ट्रिपिंग रिएक्शन। पिकअप रिएक्शन ये होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एटम उसको कैप्चर करेगा। जैसे इस फॉर्म में था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने कैप्चर किया था और कोबाल्ट ने लूज किया था। सिमिलरली जो दूसरे रिएक्शन होते हैं उसमें अपोजिट है, उसमें अपोजिट ये है कि जो छोटा एटम है वो लूज करेगा और बड़ा एटम उसको कैप्चर करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को कहेंगे डायरेक्ट रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास हैवी आयन रिएक्शन। हैवी आयन रिएक्शन क्या होते हैं? हैवी आयन रिएक्शन में इंसिडेंट पार्टिकल जो होता है वो फास्ट मूविंग होता है, हैवी आयन होता है। मतलब आपने अभी तक हमने क्या किया था, हमने बड़े एटम के साथ छोटे एटम को कोलाइड कराया था। अब हम ये करेंगे कि बड़े एटम के साथ एक बड़ा एटम ही कोलाइड करेंगे। जैसे हमारे पास लेड है, लेड के ऊपर पहले हम हाइड्रोजन को कोलाइड करते थे, अब हम इसके ऊपर सिल्वर को कोलाइड करेंगे। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 47, जो लेड का एटॉमिक नंबर है वो 82। तो ये दोनों हैवी हैवी आयंस हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, इस तरह से इनके प्रोडक्ट्स भी हैवी बनेंगे। सिल्वर है तो सिल्वर का एक आइसोटोप बन जाएगा, और लेड है तो लेड का भी एक आइसोटोप बन जाएगा। नेचर में काफ़ी ऐसे आइसोटोप हैं जो कि बहुत कम रेशो में है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो हमारे पास ट्रीटियम है H13 वाला, ये 0.0001% नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम इस तरह के रिएक्शन करते हैं तो इनके आइसोटोप इजीली बना सकते हैं और उनको हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके सिंपल सा है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई होगा वो एक पार्टिकल को कैप्चर करेगा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को बना देगा, और जो पार्टिकल हमने उसके अंदर इंसिडेंट कराया था वो अगेन वो रिमूव कर देगा। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस कैप्चर्स इंसिडेंट पार्टिकल, दे ब्रेक इनटू टू फ्रैगमेंट्स and also they emit a few basic particles that are incident। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर आप यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को कोलाइड करें, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को कोलाइड करें तो आपके पास बेरियम बनेगा, क्रेप्टॉन बनेगा और तीन न्यूट्रॉन बनेंगे। उन तीन न्यूट्रॉन को फिर आप एक एक यूरेनियम के ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो उसके बाद फिर तीन न्यूट्रॉन बनेंगे। तो ये चेन रिएक्शन होता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होती है कि जब आपने पार्टिकल्स या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बनाने हों बड़ी अमाउंट में, तो आप ये वाला रिएक्शन कराते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। अब उसके बाद है हमारे पास फिशन एंड फियन रिएक्शन। ये हमारे पास अगेन वही है, रेडियो एक्टिव डिके और फिशन रिएक्शन सेम होते हैं। फिशन रिएक्शन में क्या होता था, इसी ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को कोलाइड कराएंगे, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को कोलाइड कराएंगे, उसके बाद वो बेरियम और क्रेप्टॉन बनाएगा। मतलब बड़ा न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा विद द इमिशन ऑफ बेसिक पार्टिकल्स, तो उसको फिशन रिएक्शन कहेंगे। फिशन और रेडियो एक्टिव डिके सेम होता है। रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके हमने डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन अपोजिट होता है। क्या मतलब, इसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूट्रियम मिलेंगे, दोनों में, और एक हीलियम का एटम बना देंगे। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। मिल जाना, फ्यूज हो जाना, दो एटम्स का, दो न्यूक्लियाई का फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन ये दो हमारे पास बेसिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है इनकी। इन्हीं की बेस पे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे इसी रिएक्शन पे बेस्ड हैं। एंड पे है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोडक्शन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसकी,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। गॉड पार्टिकल के नाम से एक चीज़ मौजूद है, जिसको आज साइंटिस्ट, एक पार्टिकल है जिसको नाम देते हैं वो गॉड पार्टिकल। उनका ये मानना है कि जो बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुई थी वो एक पार्टिकल से हुई थी। यूनिवर्स में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे थे। उस फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के दौरान कोई पार्टिकल बना था, न्यू तरह का पार्टिकल बना था जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। उस पार्टिकल ने अपने साथ कोलाइड किया, जिस भी चीज़ के साथ कोलाइड किया उसको तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्स का बिग बैंग हुआ, वो एक्सप्लोजन हुई और सारी चीज़ें वजूद में आईं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोडक्शन है क्या? जब एनर्जी होती है आपके पास पार्टिकल की 300 मेगावाट, 300 मेगावाट से ऊपर एनर्जी होगी। आपके पास एक पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। आपने उसको किसी न्यूक्लियस पे डाला, उसको किसी न्यूक्लियस के ऊपर कोलाइड किया। ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 300 मेगावाट से भी ऊपर है। इसके ऊपर कोलाइड कराएंगे। जब इसके ऊपर कोलाइड कराएंगे तो ये अपने अंदर क्या करेगा, चेंजेस करेगा और ये यहाँ से न्यू पार्टिकल्स बनाएगा। इसको तोड़ के, इस न्यूक्लियस को तोड़ के एक और न्यूक्लियस बनाएगा और एक और न्यूक्लियस बनाएगा और उसके साथ यहाँ पे कोई दो न्यू पार्टिकल बनाएंगे। और वो पार्टिकल जब देखा गया तो वो पार्टिकल कोई न्यू नेचर के थे। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड किया था तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे, मीसॉन्स और पायोन्स निकले थे। और इसी तरह से जब प्रोटॉन को यहाँ पे इंसिडेंट कराया गया था तो प्रोटॉन ने प्रोटॉन नहीं बनाए थे, उसने कोई और पार्टिकल्स बनाए थे जिनको बाद में क्रेप्टॉन्स और इस तरह के नाम दे दिए गए। तो ये थी हमारे पास बेसिकली स्टार्ट पार्टिकल फिजिक्स की। जब व्हेन हाई एनर्जी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन whose energy is greater than 300 mega electron volt are incident on proton neutron of target nucleus या target nuclei, new elementary particles are produced. These new elementary particles are different than electron, proton and neutron. So this was the start of particle physics। और यहाँ से आपकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी और पार्टिकल फिजिक्स थी ये दोनों अलग अलग हो गई। इनकी जो फिजिकल एविडेंस थी फिर बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी है पार्टिकल फिजिक्स में। अप टू 30 या 70, 30 या 35 जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो इन्वेंट हो चुके हैं अब तक। और अभी तक वो मज़ीद इन्वेंट हो रहे हैं इसी एक टेक्नोलॉजी से। कि क्या करते क्या हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, न्यूट्रॉन को स्पीड से, एक टनल है उसमें स्पीड से एक्सेलरेट कराते हैं। एक्सेलरेट कराने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब उसकी एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाती है फिर उस इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियस के ऊपर डालते हैं, यूरेनियम के ऊपर या किसी भी ऊपर। फिर वो जो पार्टिकल्स रेज निकालता है उन रेज को देखा जाता है और उन रेज को एनालाइज किया जाता है तो वो न्यू तरह के पार्टिकल होते हैं। ये टेक्निक यूज़ हो रही है न्यू पार्टिकल्स को इन्वेंट करने में। और ये था हमारा आज का टॉपिक। अब अटेंडेंस आपकी मार्क हो चुकी है, रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने देख ली है। तो कोई चीज़ अगर आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो।